आपके हिसाब से ऐशो आराम की परिभाषा क्या है? आपके पास एक खुद की क्रिकेट टीम हो, एक खुद की एयरलाइन कंपनी हो, खुद की एक फॉर्मूला 1 की टीम हो, खुद की एक लिकर ब्रांड भी हो, बेशुमार दौलत जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अगर ये सब आपके पास आ जाए तो क्या आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाएंगे? एक शख्स के पास ये सभी चीजें थी, या कहें इससे भी ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसे आज भगौड़ा कहा जाता है। इस शख्स ने देशवासियों के करोड़ों रुपए लूटे और देश से फरार हो गया। अब इतना बिल्डअप सुनने के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में भगौड़ा, स्कैमर, चोर जैसे शब्द तो आ ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि द किंग ऑफ गुड टाइम्स बन गया द कॉन ऑफ ऑल टाइम्स? नमस्कार, मैं हूं शुभांश खन्ना और आप देख रहे हैं बीपी पैसा लाइव की खास पेशकश द स्कैम डायरीज, जिसमें हम आपको बताते हैं बिजनेसमैन की कहानी जिन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर बखूबी तय किया है। ये कहानी शुरू होती है सन 80 के दशक में, जब जाने माने व्यापारी विट्ठल माल्या, जिन्होंने पहले थोड़े थोड़े स्टॉक्स खरीदे यूनाइटेड ब्रूअरीज के और फिर देश आज़ाद होने के साथ ही वो इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। तब उनकी उम्र मात्र 22 साल थी। ये वो समय था जब देश में लिकर और बियर एक स्टेटस सिंबल माना जाता था, तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी इंडिया की टॉप कंपनीज में आ चुकी थी। और थोड़े टाइम में ही, यानी ईयर 1951 में ही, यूबी ग्रुप्स मैकडॉवेल्स को एक्वायर कर लेता है और इसी के साथ विट्ठल माल्या शादी भी कर लेते हैं ललिता रामिया से, जिसके बाद 1955 में उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है विजय माल्या, जो कि इनका एक लौता बेटा था। अब क्योंकि जन्म ही चांदी के चम्मच के साथ हुआ था, तो भाई राज ठाट तो विरासत में ही मिल गया था। समय के साथ विजय माल्या की अय्याशी तो बढ़ ही रही थी, पर उसके साथ बढ़ रहा था विट्ठल माल्या का साम्राज्य। उन्होंने इस टाइम तक लिकर के साथ साथ डिस्टिलेशन, पॉलीमर, बैटरीज, फूड्स, इन सभी सेगमेंट्स में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी, जिसके चलते उनकी कंपनी यूबी ग्रुप्स की नेटवर्थ 300 करोड़ के आसपास आ गई थी। अब ये वो दौर था जब शराब को लोग बहुत ही ज्यादा बुरा मानते थे और विट्ठल माल्या किसी भी तरह की पब्लिसिटी से एकदम दूरी रखते थे। उल्टा वो रेडियो और अखबार वालों को पैसा देते थे कि भैया उनके बारे में बुरा तो क्या, अच्छा भी ना छापा जाए। फिर आया समय सन 1970 का, जब विट्ठल माल्या ने अपनी इकलौती संतान विजय माल्या को बिजनेस में उतारने का फैसला ले लिया। विजय को पहले यूएसए भेजा गया, जहां उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ की पूरी पढ़ाई करी और यूबी की ही एक यूएसए बेस्ड कंपनी होशेट कॉर्पोरेशन में इंटर्नशिप करके बिजनेस को समझना शुरू किया और थोड़े समय बाद वो वापस इंडिया लौट आए। अब बिजनेस में इन्वॉल्व हो ही चुके थे, तो उन्होंने जो भी यूएसए में सीखा वो यहाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी एक बियर ब्रांड भी लॉन्च करी, जिसका नाम था किंगफिशर, जो कि उनके पिताजी विट्ठल माल्या को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर आया समय 1983 का, जब कार्डियक अरेस्ट की वजह से विट्ठल माल्या की डेथ हो गई और इतने बड़े ग्रुप का पूरा कार्यभार आ गया विजय माल्या के हाथों में, क्योंकि वो यूबी ग्रुप के 2/3 स्टेक होल्डर भी थे। उस टाइम विजय की उम्र मात्र 28 साल थी। विजय ने कमान संभालते ही सबसे पहले बिजनेस को डाइवर्सिफाई शुरू किया, यानी कई जगहों पे अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया, जैसे बॉलीवुड मैगजीन, केमिकल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और न्यूज़पेपर के बिजनेस में एंट्री ले ली। लेकिन इन सभी बिजनेस में विजय माल्या को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी अल्कोहल के बिजनेस में मिली थी। तो बस फिर क्या था, बैक टू पवेलियन। विजय माल्या ने फिर फोकस किया अपने शराब के कारोबार पर। बियर याद है आपको? विजय माल्या को बियर का बिजनेस काफी पोटेंशियल वाला दिख रहा था। उन्होंने किंगफिशर को और आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया, लेकिन इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि ये एक आसान बिजनेस नहीं था।
सबसे पहला सेटबैक था ग्लास बॉटल्स का, जिसको मार्केट से हटाने के लिए विजय ने कैंस को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद दूसरी दिक्कत आई प्राइसिंग की। एक्चुअली बियर जिस प्राइस रेंज में आती थी, सेम प्राइस रेंज में विस्की भी आती थी, जिसमें बियर से ज़्यादा अल्कोहल परसेंटेज होता था। तो विजय ने बियर के 4% अल्कोहल परसेंटेज को 8% कर दिया और उसे दोबारा लॉन्च किया किंगफिशर अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बियर के नाम से, और ये उसका मास्टर स्ट्रोक बन गया। ईयर 1986 आते आते सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए किंगफिशर लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन गया था। फिर आने वाले कुछ साल विजय माल्या का गोल्डन एरा के रूप में था। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लग गई। यंगस्टर्स के बीच भी किंगफिशर की बियर का अलग ही क्रेज था। अब एडवर्टीजमेंट में तो बैन था, क्योंकि अल्कोहल के एडवर्टीजमेंट का बैन है, जिसको फिक्स करने के लिए विजय ने सरोगेट एडवर्टीजमेंट शुरू किया। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या होता है, उन्हें बता दें कि किंगफिशर के नाम से सोडा और वाटर बॉटल्स को बेचना शुरू किया गया, जिसके माध्यम से ब्रांडिंग हो रही थी बियर की और नाम आ रहा था सोडा और पानी का। अब विजय को स्पोर्ट्स का भी काफ़ी शौक था और बिजनेसमैन का दिमाग तो उनके साथ हमेशा से ही था। रेसिंग का भी काफ़ी शौक था, तो उन्होंने फार्मूला 1 में एक टीम बना ली, जिसका नाम था फोर्स इंडिया फार्मूला 1 टीम। इतना ही नहीं, किंगफिशर को सबसे बड़ा फायदा तब मिला जब उन्होंने किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर को लॉन्च किया, जिसको अतुल कासबेकर शूट करते थे, जिसकी वजह से किंगफिशर का भर भर के प्रचार होना शुरू हुआ। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल्स को सिलेक्ट किया करते थे, और जो भी मॉडल इस मैगजीन के लिए सेलेक्ट होती थी, उसका करियर तो मानो रॉकेट की तरीके बन जाता था। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, सबका करियर इसी मैगजीन से शुरू हुआ था। ऐसा कहा जाने लगा कि विजय माल्या जिस चीज को छू दे वो सोना बन जाती है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूबी ग्रुप की किंगफिशर 50 से ज्यादा कंट्रीज में बिकने लगी थी, और यूबी ग्रुप जिसकी वैल्यूएशन विजय माल्या के ज्वाइन करते वक्त 40 करोड़ थी, वो आज 6000 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। अब लिकर का जो बिजनेस है, वो सुनने में जितना फैंसी और अच्छा लगता है, उतना ही दिक्कतों से भरा हुआ है, और इस बिजनेस को चलाने के लिए आपकी सरकार से दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है। ये बात विजय को समझ आ चुकी थी, तो उसने सरकार से ही हाथ मिलाकर 2002 में कर्नाटका से इंडिपेंडेंट राज्यसभा का मेंबर बनने का फैसला लिया, और वो बन भी गए। वो एक अय्याश बिजनेसमैन तो जाने ही जाते थे, लेकिन अब वो बन चुके थे माननीय सांसद विजय माल्या, जिसके बाद उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत तो होती है, साथ ही सरकार के हाथ में वो सोने की घड़ी भी पहना देते हैं, जिससे उनका और उनसे जुड़े लोगों का वक्त बहुत अच्छा चलने लगता है। और अब समय आ चुका था उड़ान भरने का, लेकिन अच्छा वक्त भी तो एक समय तक अच्छा होता है ना। इस बात से विजय माल्या अनजान थे। जिंदगी और बिजनेस की पारी में विजय माल्या के सारे पत्ते एकदम सही बैठ रहे थे, हर तरफ से सक्सेस आ रही थी। इसके बाद विजय एक बोल्ड मीटिंग बुलाते हैं और ऐलान करते हैं कि भैया 7 मई 2005 को अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18 साल के होने की खुशी में वो उसे किंगफिशर एयरलाइंस तोहफे में देना चाहते हैं। बोल्ड मेंबर से मना किया, कहा भाई पहले भी तो यूबी ग्रुप ने यूबी एयर नाम की एक कंपनी शुरू करी थी, बट वो फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से अब वो एयरलाइन केवल प्राइवेट चार्टर जेट्स के बिजनेस को ही ऑपरेट करता है। विजय ने बोला, मामू टेंशन काहे को लेने का, इस बार मूड बना लिया है। और भाई ने बोला करने का, तो यार करने का। विजय ने अपने सीएफओ से कहा कि उनकी एक बैंक के साथ मीटिंग फिक्स कराई जाए। बैंक ने बोला, भैया हेलो, माफ़ कर दो, हम नहीं दे पाएंगे एयरलाइन के लिए कोई लोन, क्योंकि एक बार पहले भी एयरलाइन का बिजनेस फ्लॉप हो चुका है। लेकिन विजय को हो चुका था खुद पर पक्का यकीन। अब तक जिस फील्ड में हाथ डाला, कामयाबी आसमान चूमने वाली मिली। तो उन्होंने कहा कि कोई ना, मैं अपनी जेब से 400 करोड़ लगाकर एयरलाइन खड़ी करूंगा। एयरबस को फ़ोन घुमाया गया, और जैसे आप और हम शॉपिंग ऐप से शॉपिंग करते हैं ना, उसी तरह विजय ने 10 एयरबस A320S और 3 A319S का ऑर्डर प्लेस कर दिया, और सीधा आदेश था, भाई 7 मई से पहले सब रेडी होना चाहिए। लेकिन डेट थोड़ी आगे बढ़ जाती है और 9 मई को किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च होती है। हर जगह बस यही चर्चा कि भाई किंगफिशर ने क्या लग्जरी एक्सपीरियंस दिया है अपनी एयरलाइंस में। पहले जहां दूसरी एयरलाइंस मैगजीन दिया करती थी, किंगफिशर ने स्क्रीन लगा दी, हेडफोन्स दे दिए, गुड क्वालिटी फूड के साथ साथ वेल ट्रेन्ड एयर होस्टेस जिनको खुद
विजय माल्या सेलेक्ट किया करते थे। 1 साल तक सब तरफ बस किंगफिशर का ही बोलबाला रहता था। कई सारे अवार्ड्स मिलते जा रहे थे, लेकिन जितना पैसा खर्च किया था उतना प्रॉफिट बन ही नहीं पा रहा था। लेकिन एक ब्रांड एस्टैब्लिश हो गया था। हर तरफ जब अपना नाम ही चर्चा में हो तो भाई किसका दिमाग नहीं चलेगा। ये सब देखते हुए विजय सोचता है कि चलो कुछ और प्लेन्स खरीद लिया जाए, जिसके लिए फिर से बैंक को फ़ोन घुमाया गया। तो पहले IDBI बैंक से कहा जाता है। वो कहता है कि पहले भी तो कंपनी के साथ कुछ इरेगुलेशंस थी, इस वजह से हम लोन तो नहीं दे पाएंगे। फिर विजय ने प्लेन्स की विंडो शॉपिंग करनी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने प्लान किया इंटरनेशनल मार्केट में जाने का, लेकिन सिविल एविएशन का जो रूल है वो कहता है कि जब तक एयरलाइन को 5 साल पूरे नहीं होते हैं डोमेस्टिक में, तब तक वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर नहीं कर सकती थी। और उस टाइम जो उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी और उनकी एकदम अपोजिट एयरलाइन थी, वो थी डेक्कन एविएशन, जिसको 5 साल पूरे हो चुके थे। तो उसने सोचा क्यों ना एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। उसने डेक्कन को एक्वायर करने का प्लान किया, जिससे इंटरनेशनल लाइसेंस भी मिल जाएगा और तो और कंपटीशन भी एकदम खत्म हो जाएगा। डेक्कन को खरीद के उसका नामकरण कर दिया गया और नाम रखा गया किंगफिशर रेड। अब डेक्कन की यूएसपी थी कि वो सबसे सस्ते टिकट बेचता था विद नो फैसिलिटी। और विजय ने बोला कि फैसिलिटी तो भैया किंगफिशर के लेवल की ही होगी, भले ही पैसा अपनी जेब से क्यों ना भरना पड़ जाए। जिसके लिए विजय माल्या ने पहले तो प्राइसेस कम रखे और फिर उन्हें एकदम से बढ़ा दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि जनता को सस्ते की आदत लग चुकी थी। लोगों ने किंगफिशर से ट्रैवल करना कम कर दिया और दूसरी एयरलाइन जैसे स्पाइस जेट, इंडिगो इनको चुन लिया। अब बाकी एयरलाइन से कंपैरिजन में किंगफिशर की रनिंग कॉस्ट भी बहुत हाई थी, जिसकी वजह से किंगफिशर का नाम तो बहुत था लेकिन प्रॉफिट नहीं, यानी नील बटा सन्नाटा। फिर आता है साल 2008 से 2009 का टाइम, जब विजय का गरीबी में आटा गीला ही होने वाला था। विजय अपनी किंगफिशर की क्रैश लैंडिंग होने से बचाने के लिए फिर से बैंक के पास जाते हैं। तो बैंक उन्हें एक कंसोर्टियम लोन देता है, यानी जब अमाउंट बहुत बड़ा होता है तब कई सारे बैंक्स पैसा जोड़कर एक बैंक को देते हैं और वो एक बैंक सेंटर ऑफ पॉइंट बन के बैंक लोन देता है। और इस केस में चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंस गया SBI, जो कि 17 बैंकों का नेता बन के सामने आया था। इसके कुछ दिन बाद फिर से माल्या को लोन की जरूरत पड़ गई और इस बार शिकार हुआ IDBI बैंक, जो उसे 900 करोड़ देता है, वो भी संडे वाले दिन। जिस दिन बैंक की छुट्टी होती है उस दिन उसे खोलकर लोन दिया जाता है और मात्र 2 दिन में पूरा ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसके बाद आया साल 2008 का वक्त। इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी थी और विजय उस लोन के पैसे से एक क्रिकेट टीम खरीदते हैं, जिसका नाम था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी RCB। मतलब भीख के पैसे से अय्याशी चल रही थी। इसके बाद रिसेशन का टाइम आया, सब लोग गरीबी में थे लेकिन विजय अमीरी में। वो उस टाइम भी प्लेन्स खरीदता जा रहा था, बिजनेस एक्सपैंड करता जा रहा था, लेकिन पैसे तो खत्म ही हो चुके थे। जिसके बाद विजय ने फिर से SBI से लोन मांगा। फिर से कंसोर्टियम बना के उसे 1600 करोड़ का लोन दिया गया। लोन मिलते ही फिर से खरीदारी चालू और प्लेन्स खरीदे जाते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए पुराने और नए लोन को जोड़कर तो 17 बैंक्स ने अब तक विजय को 7000 करोड़ के ऊपर का लोन, लगभग 8000 करोड़ का ये लोन दे चुके थे। अब बैंक अगर किसी को लोन देती है तो कुछ ना कुछ कोलैटरल में तो रखेगी, ऐसे ही थोड़ी लोन देगी। बैंक के कस्टमर्स ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई इतना बड़ा बैंक है, कुछ सोच समझ कर ही करेगा। लेकिन किंगफिशर की चिड़िया का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। हवा बदल चुकी थी, एयरलाइन की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी और प्रॉफिट बहुत कम, जिसके चलते बेसिक कॉस्ट कटिंग शुरू होती है। यानी कंपनी किसी भी तरह का कोई बिल पे नहीं कर पा रही थी, चाहे वो स्टाफ सैलरी हो, फूड वेंडर्स के चेक्स हो, लैंडिंग चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, कुछ भी पे करने की हालत में नहीं थी कंपनी। लेकिन एयरपोर्ट्स ने तो किंगफिशर की लैंडिंग पर बैन तक लगा दिया था। 2005 ये वो समय था जब से कंपनी बनी थी, तब से ही उसने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं था। और इन सब के बीच अब सवाल उठ रहा है कि विजय माल्या क्या कर रहा था। विजय माल्या उस टाइम वेकेशन बना रहा था। स्टाफ की सैलरी रोक दी थी, लेकिन बर्थडे पार्टीज 3 दिन तक चल रही थी और वर्ल्ड के सबसे फेमस सिंगर्स आके परफॉर्म भी कर रहे थे। विजय माल्या उस टाइम
बड़े बड़े कैलेंडर इवेंट्स करवाता था जिसमें करोड़ों रुपए लग जाते थे। जहां एक तरफ दिए गए सारे चेक्स बाउंस हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये महाशय टीपू सुल्तान की तलवार खरीद रहे थे, वो भी एक ऑक्शन से, जिसके लिए इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए पे कर डाले थे। अब जब इतना रायता फैल चुका था तो सरकार तो आएगी ही बीच में। सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई, जिससे पहला खुलासा यही हुआ कि लोन के पैसों से माल्या ने 35 मिलियन यूरोस का बंगलो खरीद लिया फ्रांस में, जिसका पेमेंट वो शेल कंपनीज के अकाउंट से कर रहा था। यानी भारत में लोन लेके फॉरेन शेल कंपनीज के अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा था। फिर आया टाइम 2011 का, जब एक और बड़ा खुलासा हुआ, जब यूनियन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आके बताया कि विजय माल्या की किंगफिशर ने 2 साल से टैक्स ही नहीं भरा है। 2 साल की टैक्स देनदारी बन रही थी 150 करोड़ रुपए के ऊपर, लेकिन विजय माल्या के ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा था। बैंक्स ने तो उसे एनपीए तक घोषित कर दिया, साथ ही ये भी कहा कि ये एक विलफुल ऑफेंस था, यानी उसने जानबूझकर उनसे लोन लेके उनको धोखा दिया है। इसके बाद 21 दिसंबर को आरबीआई, एसबीआई और विजय माल्या मिलकर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें ये एक मास्टर डेट रिकास्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके चलते किंगफिशर के शेयर को लेकर बैंक अपना लोन पूरा करेगी। मार्केट में जो शेयर की उस टाइम कीमत थी किंगफिशर के, वो थी 38 रुपीज से 39 रुपीज के बीच, और बैंक ने जिस कीमत पे उन्हें खरीदा था वो था 64 रुपीज पर शेयर, यानी यहाँ भी लॉस। लेकिन बैंक को उम्मीद थी कि मार्केट गिरी हुई है, अभी उठने दो, सब सही हो जाएगा। लेकिन इस मामले में प्राइवेट बैंक्स ने एकदम सही दिमाग लगाया, क्योंकि विजय ने उनसे भी तो लोन उठाया था ना। तो प्राइवेट बैंक्स ने लोन के बदले यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयर कोलैटरल में रख लिए थे, जिन्हें बेचकर उन्होंने लोन अमाउंट भी कवर कर लिया था। मतलब सोचने वाली बात है कि सरकारी बैंक ने बिना किसी कोलैटरल के लोन दे दिया, वो भी इतना बड़ा अमाउंट। अगर कोई किसान या गरीब आदमी लोन नहीं चुका पाता तो उसका घर बिक जाता है, और वहीं एक अमीर आदमी जब लोन नहीं चुका पाता तो पूरा बैंक बिक जाता है। अब ये सारी चीजें जो चल रही थी, इसका पूरा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा था। ऐसे फैक्ट सामने आ रहे थे जिसके तहत ये तक साबित हो रहा था कि मनमोहन सिंह, जो कि एक्स पीएम रह चुके हैं, वो और पी चिदम्बरम ने माल्या की हेल्प करी लोन दिलवाने में। देखिए, इस गुत्थी को थोड़ा और समझाता हूँ। जो बैंक लोन दे रहा था वो किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू पर दे रहा था, और ब्रांड वैल्यू कोई अपने मन से नहीं बना लेता। इसके लिए कैलकुलेशन करी गई, खास करके गवर्नमेंट बैंक्स की तरफ से, जिसके चलते इसकी ब्रांड वैल्यू 160 करोड़ रुपए आई थी। लेकिन एक दूसरी फर्म ने जब सेम चीज करी और किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू कैलकुलेट करी गई तो वो निकली 4100 करोड़, जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और माल्या लोन ले चुका था, और इस वैल्यूएशन के हिसाब से बैंक भी लोन दिए जा रहा था। और लोन डिफॉल्ट के बाद जब किंगफिशर की होल्डिंग और प्लेन्स को बेचना शुरू किया गया तो बिड में कोई भी नहीं आया। तो कुल मिलाकर 1 पैसा भी बैंक के पास वापस नहीं आया। फिर आता है फरवरी 2012, जब किंगफिशर के टोटल बिजनेस को स्टॉप कर दिया गया, अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। और इतनी जिंदगियां तबाह करने के बाद भी विजय माल्या आराम से पार्टीज कर रहा था, आईपीएल मैचेस देख रहा था, राज्यसभा में बैठा रहता था। फिर माल्या के अगेंस्ट सीबीआई जांच बैठ गई। सबसे पहले उसके ऊपर लुकआउट नोटिस निकाला गया, यानी माल्या देश छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन इसमें भी एक खेल हो जाता है, माल्या के लुकआउट नोटिस को चेंज कर दिया जाता है, यानी रातों रात डिसीजन बदल दिया जाता है कि अगर माल्या देश छोड़ के जाता है तो उसे रोकना नहीं है, जाने देना है। बस उसे रोक कर पूछना है कि भैया जा कहाँ रहे हो, और सीबीआई को जानकारी दे देनी है, जिसके ऊपर बहुत राजनीति भी हुई, बड़े बड़े नाम आगे आते गए, और खुलासा होता है कि नोटिस को चेंज करवाने के लिए माल्या दिल्ली आता है और एक बड़े नेता से मिलता है। ये नोटिस चेंज हो जाता है। फिर आती है तारीख 1 मार्च 2016 की, जब सभी बैंक्स DRT पहुंचते हैं और कहते हैं कि माल्या के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाए ताकि ये देश ना छोड़ सके। इस मैटर की अर्जेंसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च की हियरिंग की डेट भी दे देती है कि माल्या का पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा था, वहीं माल्या 1 मार्च को पार्लियामेंट पहुंचता है और फिर नेक्स्ट डे 2 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट पर 55 सूटकेस और एक फीमेल फ्रेंड के साथ
लंदन भाग जाता है। और नेक्स्ट डे विजय माल्या एक बहुत बड़ा खुलासा करता है कि वो उस टाइम फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मिलकर आया। जैसे ही अरुण जेटली से सवाल किए जाते हैं तो वो इन सभी आरोपों को सीने से खारिज कर देते हैं, लेकिन बाकी नेता इसे सच बताते हुए अरुण जेटली के खिलाफ गवाही भी देते हैं। अब क्योंकि इंडियन ऑफिशियल्स और सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंद चुके थे, क्योंकि माल्या अब दूसरे देश भाग चुका था, लेकिन सारे रास्ते बंद नहीं हुए थे। इसमें काम आई इंडिया एंड यूके के बीच हुई सितंबर 1992 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे देश के क्रिमिनल्स को शरण ना देते हुए उस देश को सौंप देंगे, जिसके चलते अप्रैल 2017 में माल्या को ब्रिटिश हाई कमिश्नर अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन माल्या के जो लॉयर्स थे वो उसे कंडीशनल बेल पर छुड़वा भी लेते हैं, और ये 2 बार और होता है जब उसे पकड़ा जाता है और लॉयर्स आके छुड़वा लेते हैं। अब हालत ऐसी है कि इंडिया के बैंक्स यूके जाकर माल्या से वहाँ की कोर्ट में लीगल फाइट कर रहे हैं। देखिए, अभी करंट सिचुएशन तो ये है कि माल्या और बैंक्स के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। माल्या बैंक से कहता है कि इंटरेस्ट घटा दो या इंटरेस्ट हटा दो, अब ये कर दो और हम पे ऑफ कर देंगे। लेकिन सरकार का ये वादा है कि इसे वापस लेकर आएंगे और आम जनता को जो ये पैसे लूट कर भागा है जिनके, इसकी प्रॉपर्टी और होल्डिंग्स को बेचकर चुकाया जाएगा। कमाल की बात है ना कि देश का अन्नदाता जब लोन नहीं चुका पाता तो उसे बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पैसे वसूल करने वाले उसे परेशान करते हैं। वहीं देश का एक अय्याश बिजनेसमैन जब लोन नहीं चुका पाता तब वो बैंक और सरकार दोनों को परेशान करता है। इस पे आपकी क्या राय है? विजय माल्या कब वापस आएगा? कब सरकार विजय माल्या को लेकर आएगी? और जिन लोगों का पैसा गया है, जिन बैंकों का पैसा डूबा है, उन बैंकों का पैसा वापस मिलेगा? हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और हमारी ये खास पेशकश पसंद आई हो तो पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।